हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे घर पे बैठ के सारी चीज़ों को। तो जैसा कि हर बार की तरह इस बार फिर आपके बीच आपका अपना फिजिक्स टीचर केशव मिश्रा, जो कि ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन की तरफ से नए वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग कि नए चैप्टर है हमारा। क्या है नया चैप्टर? चौथा चैप्टर है गतिमान आवेश तथा चुंबकीय क्षेत्र। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हम लोग विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, और आज इस चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। बेसिक चीज़ें होती क्या हैं उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हर बार की तरह जैसे कि पिछले कक्षाओं में हम लोग देख रहे हैं लास्ट वीडियो में, पहले बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स लगाते हैं, प्रैक्टिस किया जाता है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लेकिन हाँ, स्टार्ट करने के पहले हमारे चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों। आइए स्टार्ट करते हैं। राजीव क्वेश्चन बैंक भौतिक विज्ञान कक्षा 12, इसमें की इकाई तीसरी इकाई है विद्युत धारा तथा चुंबकीय प्रभाव तथा चुंबकत्व। चैप्टर का नाम क्या है? गतिमान आवेश और चुंबकत्व, यानी मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, स्टार्ट किया जाए बारी बारी से। चलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर के बारे में बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे। देखिए होता क्या है, अभी हम लोग आवेश के बारे में पढ़ें, फिर विद्युत धारा पढ़ें, अब आ गया नया चुंबकत्व। ये चुंबकत्व होता क्या है, चुंबक है क्या, या चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आया कहाँ से, ये क्लियर है? तो इसको पहले बेसिक चीज़ें शॉर्ट में हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फार्मूले के बारे में पढ़ेंगे, क्या मात्रक होता है उसका, सारी चीज़ें हम लोग बारी बारी से देखेंगे। चलिए आइए देखते हैं। क्या हो गया इसको, इसमें क्या प्रॉब्लम आ गया? चलिए आइए देखिए, बेसिक चीज़ पहले हम लोग समझेंगे, आया कहाँ से चुंबक, होता क्या है। अभी हम लोगों ने पढ़ा था आवेश के बारे में, लेकिन आवेश में एक चीज़ और हम लोगों ने पढ़ा था, क्या? स्थिर आवेश। क्या पढ़ा था? स्थिर आवेश। मान लीजिए आवेश को अगर हम लोग गतिमान कर दें, मूव कराने लगे, तब क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। देखिए पहले क्या होगा कि स्थिर आवेश था, तो उसकी वजह से हमारा क्या हो रहा था, केवल वैद्युत क्षेत्र था। अब हमारा क्या हो गया, गतिमान आवेश आ गया। मान लीजिए इसे, इतना मोटा कैसे हो गया ये, फिर ज़्यादा मोटा हो गया ये, अब सही है। ठीक है, जैसे मान लीजिए क्या है, गतिमान आवेश है आपका। ठीक, यानी गतिमान आवेश मतलब क्या हो गया, आवेश हमारा फ्लो हो रहा है, धीरे धीरे गति की दिशा में है, गति में है, चल रहा है धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या होगा, पहले बेसिक चीज़ समझ लीजिए। स्थिर आवेश की वजह से क्या होता था, स्थिर आवेश की वजह से केवल वैद्युत क्षेत्र होता था। लेकिन अगर हमारा आवेश जो है गति कर रहा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे आपका बेसिक चीज़ें देखिए, ये आपको पता रहेगी, तो इससे आप कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। ठीक है, यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्षेत्र, इसकी वजह से क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा, प्लस आपका चुंबकीय क्षेत्र भी होगा। क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी आपका होगा। गड़बड़ हो जा रहा है, एक सेकेंड। चुंबकीय क्षेत्र भी आपका क्या होगा। यानी अगर आवेश को हम गतिमान करा रहे हैं, गति करा रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र भी होगा और आपका चुंबकीय क्षेत्र होगा। लेकिन अगर हमारी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगी, क्या होने लगी, विद्युत धारा अगर हमारी प्रवाहित होने लगी, तो इसकी वजह से कौन सा क्षेत्र होगा, इसकी वजह से केवल क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। इसकी वजह से केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा।
ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। कैसे गायब हो गया, ये जादू हो गया। चलिए, कोई प्रॉब्लम आ रही होगी। यानी क्या होगा, अगर हमारा गतिमान आवेश है, ठीक है, तो क्या होगा, गतिमान आवेश की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा और विद्युत क्षेत्र भी होगा। लेकिन अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो हमारा क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र होगा। अब चलिए, मैंने बता तो दिया, भरोसा कैसे करेंगे आप मेरे ऊपर कि सर आप बता दे रहे हैं, कैसे मैं मान लूँ। तो मानने के लिए देखिए हुआ क्या कि वैज्ञानिक थे, ठीक है, कई सारे वैज्ञानिक क्या किए, उस पर रिसर्च किए, अलग अलग प्रयोगशाला में प्रयोग किए। तो प्रयोग करने के बाद उनको कई सारी चीज़ें समझ में आई, उन्होंने देखा कि कैसे होता है, कैसे आ रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कस किया। तो उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं कि कैसे ये प्रयोग उन्होंने किया था। देखिए, अगर किसी भी चालक में कोई, मान लीजिए ये आपका क्या है, चालक है, इसमें विद्युत धारा आई आपकी प्रवाहित हो रही है, ठीक है, तो इसके वजह से इसके कुछ प्रभाव होते हैं। कौन कौन से प्रभाव होते हैं? फर्स्ट आपका क्या होता है, चुंबकीय प्रभाव होता है। क्या होता है? चुंबकीय प्रभाव होता है। सेकेंड क्या होता है आपका, रासायनिक प्रभाव, कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। और थर्ड क्या है आपका, ऊष्मीय प्रभाव होता है, कुछ ऊष्मीय प्रक्रियाएं होती हैं, कुछ उसकी नई एक्टिविटी होती है जिसको देखा गया है। यानी किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो उसमें चुंबकीय प्रभाव, ऊष्मीय प्रभाव और रासायनिक प्रभाव होता है। ये आप क्लास 10th में भी अगर आप लोग पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, या क्लास 11th में भी है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों को आप लोग देखे होंगे। फर्स्ट चैप्टर में आप विद्युत धारा आवेश के बारे में पढ़ लिए हैं। यहाँ पे यानी क्या होता है, 3 प्रभाव आपके होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इसी प्रभाव को उन्होंने देखा, कैसे देखा, एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑर्स्टेड का नाम दिया गया। साइंटिस्ट थे, ऑर्स्टेड नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, एक प्रयोग किया, ठीक है। प्रयोग करने के बाद उन्होंने देखा कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। तो उसके बारे में, प्रयोग के बारे में एक छोटे से डायग्राम को आपको मैं समझाने जा रहा हूँ। आइए देखते हैं कि कैसे उन्होंने प्रयोग किया था। इस चीज़ को आप लोग देखिए, आइए यहाँ पे देखा जाए। देखिए किया क्या हुआ कि असल में उन्होंने प्रयोग किया। पहले के साइंटिस्ट, वैज्ञानिक लोग क्या करते, प्रयोगशाला में प्रयोग करते थे, नई नई चीज़ें उनको मिलती थी, उसी का आविष्कार करते थे वो लोग। तो प्रयोग किया तो उन्हें मिला कि, उन्होंने देखा कि मान लेते हैं कोई एक वायर है, कोई एक चालक है जिसमें तार में धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अगर धारा प्रवाहित हो, उन्होंने देखा क्या, एक मैग्नेटिक नीडल होता है। मैग्नेटिक नीडल होता है, आप लोग देखते होंगे, दिशा चेक करने के लिए आता है, आजकल मोबाइल में भी आ गया है, मैग्नेटिक नीडल बन के रहता है, कंपास जिसको बोलते हैं। तो करते क्या है कि उन्होंने क्या किया कि एक सर्किट बनाया, परिपथ बनाया, उसमें धारा प्रवाहित होने लगी और मैग्नेटिक नीडल को उसके पास रखें। तो उन्होंने देखा कि जब धारा प्रवाहित नहीं हो रही थी, जब धारा प्रवाहित नहीं, यानी स्विच ओपन था, तब क्या हो रहा था, नीडल में कोई डिफ्लेक्शन, कोई परिवर्तन नहीं आ रहा था। उन्होंने देखा कि जब धारा प्रवाहित की तो नीडल जो था वो क्या हुआ, डिफ्लेक्ट किया, हल्का सा इस तरीके से हिलना चालू किया, उसके दिशा में कुछ परिवर्तन आया। तो उन्होंने देखा कि यानी अगर धारा प्रवाहित हो रही है तो उसकी वजह से क्या आ रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। यानी चुंबक है, नीडल, भाई नीडल आ रहे हैं, नीडल का मतलब क्या है, उसको चुंबकीय क्षेत्र का कुछ अनुभव हो रहा है, कुछ एहसास हो रहा है, तभी वो क्या हो रहा है, डिफ्लेक्ट हो रहा है। उन्होंने प्रयोग में देखा कि धारा अगर प्रवाहित कर रहे हैं तो वो नीडल डिफ्लेक्ट हो रहा था। फिर उन्होंने देखा धारा को दूसरी दिशा से प्रवाहित कराया तो जो डिफ्लेक्शन होता है वो दूसरी दिशा में हो रहा था। तो उन्होंने देखा कि यानी कोई अगर तार में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो क्या होता है, उसकी वजह से चुंबकीय क्षेत्र आता है, जो कि जिसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा पे डिपेंड करती है। अगर उसका डायरेक्शन चेंज करेंगे तो नीडल का डिफ्लेक्शन चेंज होगा, अगर दूसरी दिशा में होगा तो नीडल दूसरी दिशा में डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। उसको हम लोग जो डीपली हम लोग पढ़ेंगे तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस डायरेक्शन में कैसे होता है, कैसे डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उन्होंने प्रयोग करके क्या बताया कि ऑर्टेड्स नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा, जिसको हम लोग ऑर्चेड्स भी बोलते हैं कुछ लोग, उन्होंने देखा कि क्या हुआ, विद्युत धारा प्रवाहित हो रही तो नीडल में डिफ्लेक्शन आया। डिफ्लेक्शन आने की वजह से उन्हें एहसास हुआ कि हाँ, विद्युत धारा की वजह से क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है। और दिमाग में हमेशा याद रखिए, स्थिर आवेश की वजह से क्या होता है, केवल विद्युत क्षेत्र होता है। गतिमान आवेश की वजह से क्या होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बोलते हैं, ठीक है। और अगर हमारा विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, केवल मैग्नेटिक फील्ड है, यानी क्या होगा, केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, चुंबकीय प्रभाव आएगा वहां पे। क्लियर है? तो चलिए आइए, एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा आप लोगों को।
ये इतनी चीज़ें क्लियर हुई, तो ये बेसिक चीज़ें थी कि किस तरीके से आया, यहाँ पे क्या क्या प्रभाव होता है। अब देखिए, अब धीरे धीरे उसके बारे में क्या होंगी चीज़ें जब पता चलने लगी, तो उसमें डिस्कस किया गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे नापा जाता है, कैसे देखा जाता है, उसका इफेक्ट क्या होता है, उसका मात्रक क्या होता है, चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती गई। तो उसको हम लोग बारी बारी से डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक चीज़ और, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? हम लोग बी से डिनोट करते हैं, कैपिटल बी से इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है, मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको टेस्ला भी बोलते हैं। इसको किससे डिस्कस रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल बी से। मात्रक इसका क्या हो गया? मात्रक क्या हो गया? वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, या इसको क्या बोलते हैं? टेस्ला भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ला बोलते हैं इसको, ठीक है। इसका मात्रक टेस्ला भी होता है, ये SI मात्रक है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी तक तो हम लोगों ने ऐसे ही डिस्कस किया। अब टॉपिक में देखिए क्या दिया हुआ है कि फर्स्ट टॉपिक है, किसी चुंबकीय क्षेत्र बी पर वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र E की उपस्थिति में V वेग से गतिमान किसी आवेश के ऊपर लगने वाला कुल बल को लॉरेंज बल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? लॉरेंज बल बोलते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब ये हुआ कि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी पर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, यानी आपका यहाँ क्या है? विद्युत क्षेत्र भी उपस्थित है और क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी उपस्थित है, ठीक है। मान लेते हैं जैसे विद्युत क्षेत्र का दिशा इस डायरेक्शन में है, आपका ये है, ठीक है। और इसमें आपका क्या है? चुंबकीय क्षेत्र भी है। देखिए दो तरीका होता है चुंबकीय क्षेत्र को, दिशा को दर्शाने का। क्या क्या होता है? एक डॉट होता है और एक क्रॉस से करते हैं। क्रॉस का मतलब इनवर्ड, अंदर की दिशा में। डॉट का मतलब आउटवर्ड, बाहर की दिशा में होता है। क्लियर है? तो हुआ क्या कि मान लेते हैं चुंबकीय विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में है, ठीक है। और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कोई मान लेते हैं इस तरीके से अंदर की दिशा में है, ठीक है। अगर इसमें कोई मान लेते हैं हमारा एक आवेश ये है, ठीक, ये Q आवेश है, ठीक। अगर इसमें इस क्षेत्र में किसी एक स्पीड, किसी एक चाल V से किसी आवेश V वेग से गतिमान है, ठीक है। मान लेते हैं क्षेत्र हमारा बना, इसमें आवेश हमारा क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो लिखा क्या है? किसी आवेश Q पर लगने वाले कुल बल को लॉरेंज बल बोलते हैं, यानी इसको क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। यानी अगर कोई हमारा आवेश गति कर रहा है चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों में, तो उस पर जो एक बल लगता है उसको क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल बोलते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा, क्वेश्चन में पूछ लेता है, एक नंबर में बहुविकल्पी में भी पूछता है। तो ये क्या हो गया आपका? इसी को लॉरेंज बल बोलते हैं, ठीक है। जिसको डिनोट कैसे करते हैं? F इक्वल टू, इसका फार्मूला एक निकलता है, सूत्र निकलता है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। QV क्रॉस B प्लस E, QV क्रॉस B प्लस E, यानी क्या हो गया? ये आपका लॉरेंज बल का फॉर्मूला हो गया, जहां B आपका क्या है? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है, E आपका क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। अतः चुंबकीय क्षेत्र QVB V के अभिलंबवत है तथा किया गया कुरकार शून्य है। यानी इसमें क्या होता है कि V और B हमेशा क्या होना चाहिए? V भी क्या हमारा सदिश राशि है, बल हमारा सदिश राशि है, और ये क्या है? V क्रॉस B मतलब सदिश गुणनफल है हमारा। तो क्या आएगा? VB साइन थीटा। यानी हमेशा क्या होने चाहिए? एक दूसरे के लंबवत होने चाहिए। यानी गति की दिशा और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दोनों क्या होगी? अगर लंबवत होगी तो उस पर क्या लगेगा? मैक्सिमम बल लगेगा, ज्यादा बल लगेगा। तो उस डायरेक्शन में क्या होगा? इस दिशा में, इस स्थिति में क्या होगा? उस पर जो किया गया कार्य होगा क्या होगा? कुल शून्य होगा। चुंबकीय क्षेत्र के अभिलंबवत है तथा किया गया कुल कार्य क्या है? शून्य है। दूसरा क्या दिया है? L लंबाई के किसी सीधे चालक जिसमें स्थायी विद्युत धारा I प्रवाहित हो रही है, किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बल F का अनुभव करता है, उसका फार्मूला क्या आता है? F इक्वल टू I L क्रॉस B। यानी मान लेते हैं कोई हमारा एक वायर है, इसमें क्या है? हमारा करंट I फ्लो हो रहा है, ठीक है। स्थायी विद्युत प्रवाहित हो रही है, किसी एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में बल का अनुभव करता है। यानी एक समान अगर हमारा कोई चुंबकीय क्षेत्र रखा गया है तो उस पर एक बल लगता है। उस बल का सूत्र जो आता है, फार्मूला जो होता है, F इक्वल टू I L क्रॉस B होता है। क्या होता है? I L क्रॉस B होता है। यहाँ I स्क्वायर L तथा I की दिशा विद्युत धारा की दिशा प्रदान करती है, ठीक है। इस तरीके से होता है। ये आपका ये बेसिक चीज़ें फॉर्मूले होते हैं कि अगर
लॉरेंज बल क्या होता है, गतिमान आवेश विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित हो रहा है तो किस तरीके से उस पर बल कार्य करता है। एक चीज़ और यहाँ पर, ये समझ में आया आप लोगों को? अगर कोई चीज़ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में आप मेंशन करिएगा, जैसा आप लोग हमेशा कमेंट करते आ रहे हैं, फिर से कमेंट करिएगा जो चीज़ें ना समझ में आए। यहाँ देखिए, ये अगर आपका मानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा काम कैसे करती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे हो गई, मान लेते हैं ये क्या है, आपका एक वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो देखा गया कि किसी तार में, किसी चालक में जब धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसके चारों ओर क्या होगी भाई, चुंबकीय क्षेत्र होगा केवल। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है, तो देखा गया कि अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इसमें देखा गया चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है, इस तरीके से किसी एक कॉन्सनट्रेटेड सर्कल के फॉर्म में बनती है। ये हम जो बना रहे हैं वॉल पे बना रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में होता क्या, जैसे ये है आपका, ठीक, इसमें आपका क्या धारा प्रवाहित हो रहा है आई, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसके चारों तरफ ऐसे होगी। इसमें डायग्राम बना हुआ है इस तरीके से, लेकिन होगा क्या, ये है इसके चारों तरफ अराउंड में इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। वो निर्धारित कैसे करते हैं, एक आगे कई नियम पढ़ेंगे दिशा के लिए, अंगूठे का नियम, मैक्सवेल राइट हैंड रूल और एम्पियर्स रूल, ये सब सारी दिशा के लिए पढ़ेंगे। तो एक चीज़ में देखते हैं कि जो आपका अंगूठा होता है वो धारा की दिशा बताता है, जो आपकी कर्ल वाली उंगलियां होती हैं, जो उंगलियां फोल्ड होती हैं, वो आपकी क्या करती हैं, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताती हैं। यानी अगर धारा ऊपर की दिशा में प्रवाहित हो रही तो ये इस तरीके से आपका क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। यानी धारा इस तरीके से प्रवाहित हो रही तो यहाँ से क्या होगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की ओर जाएंगी, इस तरीके से अंदर जाएंगे, इधर से आपका क्या होगा, बाहर की दिशा में निकलेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग आगे अभी डिस्कस करेंगे, ब्रीफली क्वेश्चन करेंगे तब समझ में आएगा। चीज़ें बता रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इस तरीके से वर्क करती हैं। और हाँ, जो बेसिक चीज़ें वो भी समझ लीजिए, जैसे किसी चुंबक में दो पोल होता है, एक नॉर्थ और एक साउथ, यानी उत्तर और दक्षिणी ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की दिशा में क्या होती हैं, मूव करती हैं, बिना एक दूसरे को काटे पीटे कहीं पे। इस तरीके से क्या करती हैं, ये आपका नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में मूव करती हैं। ये हमेशा दिमाग में रखिए, कहाँ जाती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकल के दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं और इस तरीके से एक सर्कल फॉर्म में जाती हैं, ठीक है। और अभी मैंने बोला क्या, कॉन्सनट्रेटेड सर्कल यानी सकेंद्रीय वृत्त। किसी चालक में अगर धारा आई प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में फैल जाता है। जो विद्युत क्षेत्र होते हैं, जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, एक सकेंद्रीय वृत्त के रूप में प्रवाहित होती हैं या दिखाई देती हैं उसके अगल बगल, ठीक है। तो इसका प्रभाव इस तरीके से होता है। चलिए, क्लियर है, आई होप कि समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पे आते हैं, इसको देख लीजिए एक बार, समझ लीजिए चीज़ों को, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चला जाए। इसको मैं क्लीन कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या है, बायो-सेवर्ट लॉ। अब देखिए क्या है, कई सारे वैज्ञानिक रिसर्च होते गए उस पर, धीरे धीरे चुंबकीय क्षेत्र आया, चुंबक क्षेत्र कहाँ से आया, अब कैसे कैसे काम करता है। भाई क्या होगा, कोई एक टॉपिक मिला हमको, उस पर धीरे धीरे क्या हो गया, प्रयोग होते गए, उसका क्षेत्र क्या हो गया, फैलता गया, कई चीज़ें सामने आए, बार बार उसका प्रयोग या उसको प्रूफ किया गया। तो भाई जैसे जैसे प्रूफ किया गया, जो जो चीज़ें आती गई वो चीज़ें यहाँ पे क्या है, दर्शाया गया आपको, इस चैप्टर में वो पढ़ना है। तो चलिए देखिए क्या होता है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। बायो-सेवर्ट लॉ देखिए क्या होता है कि बायो-सेवर्ट लॉ या बायो-सेवर्ट नियम के अनुसार डीएल लंबाई के किसी अवयव जिसमें अपरिवर्तित विद्युत धारा आई प्रवाहित हो रही है के कारण आर सदिश दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। यानी बायो-सेवर्ट लॉ क्या बताता है कि एक एक्सपेरिमेंट हो गया, इस तरीके से बना लीजिए, मैं बनाया हूँ, ठीक है। कोई एक वायर है, कोई एक क्या है, तार है, चालक है, जिसमें क्या है कि अगर धारा आई प्रवाहित हो रही है तो इससे कुछ दूरी पर आर पर किसी बिंदु P पर जो यहाँ से क्या है आर दूरी पर है, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा। भाई धारा प्रवाहित हो रही है
तो इसके क्या होगा, हमको अब कैलकुलेट भी करना होगा कि इस बिंदु पे निकालना है, इस बिंदु पे निकालना है, इस बिंदु पे निकालना है, विद्युत क्षेत्र का मान क्या आ रहा है। तो उसी के बारे में एक फॉर्मूला बनाया गया जिसमें दिखाया कि अगर मान लेते हैं इसका डीएल लेंथ हम लोग ले लें, डीएल लंबाई ले लें, ठीक है, डीएल यानी एक छोटा लेंथ ले लें हम लोग, जिसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है और इससे आर दूरी पर, यहां से यहां का आपका डिस्टेंस क्या है, आर है, पी तक का। चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या आता है, dv इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इसका हम लोग अभी दीर्घ उत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें डेरिवेशन भी है, उस समय बताएंगे आपको। ये आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, किसकी वजह से, एक छोटे लंबाई की वजह से। इसी को अगर पूरे तार की वजह से निकालना है क्या आ रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, सीधे यहाँ पे हम लोग दोनों साइड इंटीग्रेट कर देंगे। क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, तो हमें क्या हो जाएगा, कुल क्षेत्र प्राप्त हो जाएगा। यानी किसी बिंदु पर कुल क्षेत्र प्राप्त करने के लिए हम सदिश व्यंजक को चालक की समस्त लंबाई के लिए समाकलित करते हैं। क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, यहाँ पर समाकलन हो जाएगा तो हमें पूरे तार का मिल जाएगा। इसकी वजह से क्या विद्युत क्षेत्र आ रहा है, चुंबकीय क्षेत्र आ रहा है। यही होता है बायो-सेवर्ट लॉ। डायग्राम बना के आपको छोटे में भी मैं समझा दिया हूँ, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रीफ में, ठीक है। तो इसको देख लीजिए कि बायो-सेवर्ट लॉ क्या होता है, एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि बायो-सेवर्ट लॉ के बारे में लिखिए। तो आप डायग्राम बनाइए, उसके बारे में क्या कहता है, कैसे इसका ये सूत्र आता है, उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। चलिए देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं हम लोग। चलिए आइए, इसको हम लोग क्लीन करते हैं। धीरे धीरे नए नए फॉर्मूले मिलेंगे आपको, कुछ कुछ नई नई प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, इसके प्रभाव मिलेंगे। पहला क्या है, समांतर विद्युत धाराएं आकर्षित तथा प्रति समांतर विद्युत धाराएं प्रतिकर्षित होती हैं। यानी समांतर विद्युत धारा यानी दो वायर अगर इस तरीके से रखा हुआ है, दोनों की दिशा क्या है, समान है या समांतर है, तो क्या होगी, विद्युत धाराएं एक दूसरे को आकर्षित करेंगी। अगर प्रति समांतर है, एक दूसरे के विपरीत है, तो विद्युत धाराएं क्या करती हैं, प्रतिकर्षित करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। बहुत पास लिपटे एन फेरे तथा ए क्षेत्र के समतलीय लूप जिसमें विद्युत धारा आई में प्रवाहित हो रही है का एक चुंबकीय आघूर्ण होता है। जैसे हम लोग पढ़े थे विद्युत आघूर्ण के बारे में, विद्युत द्विध्रुव पढ़े थे हम लोग, उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा, चुंबकीय द्विध्रुव होगा, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या बताया है कि अगर कोई बहुत पास लिपटे एन फेरों में क्षेत्रफल मान लेते हैं, कोई क्षेत्रफल है, ये हमारा कोई एक लूप बना हुआ है, इस पे हमारा क्या इस तरीके से एन फेरे तार लपेटे गए हैं, ठीक है। तो समतलीय लूप जिसमें विद्युत धारा आई है और इसमें हमारा क्या हो रहा है, आई एक धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। इसमें आपकी क्या हो रही है, एक धारा आई प्रवाहित हो रही है मान लीजिए, ठीक है, इस तरीके से आपका जा रही है। तो उसमें क्या होगा, चुंबकीय आघूर्ण होगा जिसको स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसका मान एम इक्वल टू क्या होता है, एन आई ए होता है। क्या होता है, एम इक्वल टू एन आई ए। एन जो होता है नंबर ऑफ लूप, कितने बार टर्न बने हुए हैं, एन हो गया, आई धारा होगी, ए उसका क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बना रहा है, ठीक है। तथा एम की दिशा दक्षिण हस्त अंगुष्ठ के नियम के अनुसार अपने दाएं हाथ की हथेली को लूप के अनुदिश मोड़िए। दाएं हाथ की हथेली को लूप के अनुदिश मोड़िए कि उंगलियां वैद्युत धारा की दिशा में संकेत करें तो बाहर की ओर खींचा गया अंगूठा एम ए की दिशा बताता है। यानी इस तरीके से अगर हमारा क्या है, इस तरीके से आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट आपका इस तरीके से फ्लो कर रहा है, यानी जो उंगलियां आपका क्या कर रहे हैं, विद्युत धारा की दिशा बता रहे हैं, तो आपको अंगूठा जो बताएगा क्या बताएगा, उंगलियां विद्युत धारा की दिशा संकेत करें तो बाहर की ओर खींचा अंगूठा जो बताएगा वो आघूर्ण की दिशा बताएगा। जब लूप एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो इस पर आरोपित बल क्या होता है, शून्य होता है, और बल आघूर्ण का मान क्या आता है, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी होता है। जैसे वहां हम लोग पढ़े थे पी इक्वल टू क्यू एल आता था, और आइडियल साइन थीटा वहाँ पे भी आता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे क्या आया, टाउ इक्वल टू एम क्रॉस बी आया, वहाँ पी होता था, यहाँ क्या है, टाउ है, ठीक है। इस चीज़ों को हम लोग बेसिक धीरे धीरे पढ़ेंगे, कैसे डायरेक्शन निकाला जाता है। तो ये आपकी बेसिक चीज़ें, इसको देख लीजिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
चलिए, एम्पियर का परिपथी नियम, इसको भी देखिए डिस्कस करना है। एम्पियर सर्किट लॉ जिसको बोलते हैं, इसमें क्या है कि माना कोई खुला पृष्ठ S किसी पास C द्वारा परिपथ है तथा एम्पियर के नियम के अनुसार, यानी जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे वैद्युत क्षेत्र में हम लोगों ने पढ़ा था कि फाई का मान क्या होता है, Q/ε0 आता था, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर भी एम्पियर सर्किट लॉ आ गया। यहाँ पर ये क्या बताता है कि कोई अगर क्षेत्र हमारा परिपथ है, एम्पियर के अनुसार क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होता है, B/dl = μ0I, ठीक है। क्या होता था, B.dl = μ0I होता है। यहाँ I क्या है, हमारा पृष्ठ S से प्रवाहित विद्युत धारा है। I का चिन्ह दक्षिण हस्त नियम द्वारा निर्धारित किया जाएगा। दक्षिण हस्त नियम द्वारा, दाहिने हाथ द्वारा हम लोग क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन पढ़ेंगे। आगे हम लोग दीर्घ उत्तरी में इसको भी समझा जाएगा इसके बारे में कि एम्पियर सर्किट लॉ होता क्या है। आप बस बेसिक चीज़ ये समझ के इसका फॉर्मूला बस दिमाग में लगाए रहिए कि हाँ इसका ये फॉर्मूला होता है। आगे हम लोग इस पर बहुविकल्पी प्रश्न में पूछता है। बाकी दीर्घ में जितने भी, आप ये मत समझिएगा कि सर ब्रीफली नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको शॉर्ट में पढ़ाया जा रहा है जो भी बेसिक चीज़ें हैं। जैसे जैसे अब इसको हम लोग क्या है कि प्रश्न इससे कैसे बनते हैं उसको हम लोग प्रश्न सॉल्व करेंगे। जब प्रश्न के दीर्घ उत्तरी प्रश्न में सारे प्रश्न जब हम लोग सॉल्व किया जाएगा तो वहाँ पे हमको हर चीज़ का डेरिवेशन वहाँ मिल जाएगा। क्लियर है। अभी हम लोग बेसिक चीज़ें ऐसे नॉर्मली डिस्कस कर रहे हैं। चलिए आइए, कुछ फार्मूले देखिए यहाँ पे हो गए, आपके फार्मूले बन जाते हैं कि बी में गतिमान आवेश पर बल, हम लोगों ने अभी लॉरेंज बल क्या पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की वजह से था। यहाँ पे अगर मान लीजिए विद्युत क्षेत्र नहीं है, केवल चुंबकीय क्षेत्र है, तो उस पर जो बल लगेगा QVB होगा और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा होता है, QVB साइन थीटा आएगा। थीटा की वैल्यू 90 रख देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, F = QVB मिल जाएगा हमको। ये चीज़ है आपका, ठीक है। दूसरा, दो गतिमान आवेशों के बीच बल, अगर दो आवेश एक दूसरे से गतिमान कर रहे हैं तो क्या होगा, उनके बीच बल कितना लग रहा है, क्या आएगा, F = μ0/4π 2I1I2/r। ये सब सारे फार्मूला आपको लर्न करने पड़ेंगे, दिमाग में रखने पड़ेंगे कि कैसे ये फार्मूला आता है और इसका यूज़ क्या है। कम धारा वाहन चालक के लिए, अगर कम धारा वाहन चालक के लिए तो उस पर क्या बल लग रहा है, तो F = μ0/4π Q1 Q2 V1 V2/r² आता है। इसका भी हम लोग अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ें यहाँ से क्लियर हो जाएंगी। दूसरी चीज़, दो समांतर अनंत लंबाई के चालकों जो आवेश धारा वहन करते हैं के बीच प्रति एकांक लंबाई पर बल जो लगता है, ठीक है। यानी क्या है, अनंत लंबाई के दो क्या है हमारे चालक हैं, ठीक है। इसमें एक मान लीजिए क्या हो रहा है, यहाँ पे धारा I दोनों में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। एक मान लीजिए कोई I1 है, दूसरा मान लीजिए क्या है I2 है। तो इस पे क्या होगा, जो एकांक लंबाई पर जो बल लगेगा F = क्या आएगा, μ0/4π 2I1I2/r आएगा, ठीक है। इस पे भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे तब आएगा समझ में। ये फार्मूला आपको नोट करना है, ये सारी चीज़ें नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसमें हम आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं फिर। चलिए आज के लिए बेसिक चीज़ों में जो हम लोगों ने डिस्कस किया कि कैसे होता है क्षेत्र के बारे में, कैसे इसका प्रभाव है, कैसे आया, कैसे एक्सपेरिमेंट हुआ, तो ये बेसिक चीज़ें थी इस चैप्टर के बारे में। क्लियर है। और हम लोग अब क्या करेंगे, इस चैप्टर की प्रैक्टिस, ठीक है। तो चलिए आज के लिए अलविदा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर आपके बीच लेकर आएंगे। लेकिन हाँ, अगर अगला वीडियो आपको देखना है तो आपको हमारे चैनल, यूट्यूब चैनल ग्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।